जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब और फ़ौज के दरमियान इख्तिलाफ़ात बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। इस किस्म की खबरें आप आजकल सुन रहे होंगे और बहुत सारे लोग इसके ऊपर तबसरे कर रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे थोड़ी-सी तफ़सीलात शेयर करूँगा कि इख्तिलाफ़ात क्या हैं, किस नौइयत के हैं। उसके साथ-साथ जो ये दावा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब अपनी मर्ज़ी का आईएसआई चीफ़ इसलिए लाना चाहते हैं कि उनकी ख़्वाहिश है कि वो आके मेरी हुकूमत को बचाएँगे या हुकूमत का निज़ाम चलाने में वो हमारी मदद करेंगे। और उसके साथ-साथ कुछ लोग ये भी बार-बार कह रहे हैं कि जी आईएसआई का जो इदारा है, वो बड़ा मज़बूत है और वो इमरान खान साहब की मदद कर सकता है। इस वजह से लोग इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि उनकी मर्ज़ी का आईएसआई चीफ़ हो। और उसके साथ-साथ एक और चीज़ जो है, आपने देखा है कि बहुत अरसे से पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं बार-बार। लेकिन जो ही ये इमरान खान साहब वाला मामला आया सामने और ये शक हुआ कि फ़ौज और हुकूमत के दरमियान इख्तिलाफ़ात हो गए हैं, तो वो सिविलियन बालादस्ती वाला टोला जो है फ़ौरन हुकूमत से हट के जाके दूसरी तरफ खड़ा हो गया और हुकूमत के ऊपर जो है वो बुरा-भला हुकूमत को कहना शुरू कर दिया और कहा कि जी इन्होंने इदारे तबाह कर दिए। पहले ये कहते थे कि जी वो खठपुतली हैं, उनके कहने के ऊपर चलते हैं, लेकिन एकदम से बिल्कुल नैरेटिव चेंज हो गया। जो खठपुतली था, उसने एकदम से इदारों की तहज़ीक शुरू कर दी, उसने इदारों की बात माननी ख़त्म कर दी, आइन की खिलाफ वर्ज़ी करना शुरू कर दी। तो अब कोई समझ नहीं आ रही कि आखिर उनका मौक़िफ़ है क्या? तो सबसे पहले तो मैं जिस तरह आपको मैंने बताया कि अभी आपने भी खबरें सुनी है कि जी आईएसआई के सरबराह की तैनाती के मामले के ऊपर हुकूमत और फ़ौज के दरमियान जो उनके जो आपस के ताल्लुकात हैं, वो ताल्लुकात अब बेहतर नहीं हैं। और इसमें अब आप इसको जो मर्ज़ी रंग दे लें, जिस तरह मर्ज़ी बात कर लें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस मामले के ऊपर ताल्लुकात में खराबी आई है और ताल्लुकात उस तरह नहीं रहे जिस तरह पहले थे। अगर इस तरह की को अगर खराबी ना होती तो ये सारी चीज़ इस तरह खुल के सामने ना आती और बात को अंदर ही हल कर लिया जाता। लेकिन गैर ज़रूरी तौर पे या जिसकी भी गलती है, उधर से जल्दी नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया गया, या यहाँ से नोटिफ़िकेशन जारी क्यों नहीं किया गया? इस बहस से कतई नज़र इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत और फ़ौज के ताल्लुकात मुतासिर हुए। अब कोई इसको माने या ना माने, इसके ऊपर जितना मर्ज़ी आप इसको शुगर कोट कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, इससे कोई इनकार नहीं। अब बात ये है कि अब इमरान खान साहब जो उनकी ख्वाहिश थी कि जनरल फैज़ हमीद साहब कुछ अरसा रहें, दूसरी तरफ आर्मी के अंदर उनकी पोस्टिंग कर दी गई, उनको कोर कमांडर पेशावर के हवाले से उनके ऑर्डर्स जारी हो गए। अब इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश क्यों थी? अब लोग बहुत सारे जो इमरान खान साहब के नाकिद हैं और जो सिविलियन बालादस्ती वाले हैं, जो इस वक़्त कह रहे हैं दूसरी तरफ जाके खड़े हो गए थे और फ़ौरन उनकी ख्वाहिश थी कि इदारों के अंदर जो इख्तिलाफ़ात हैं, वो मज़ीद बढ़ें और लड़ाई हो। तो उन लोगों का मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान साहब अपनी हुकूमत बचाने के लिए अ, इ उन अ, इ उनको ज़रूरत है एक आईएसआई चीफ़ की, एक ऐसे आईएसआई चीफ़ की जो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चले। अगर उनकी मर्ज़ी का आईएसआई चीफ़ होगा, तो उनकी हुकूमत बच जाएगी और वो अपनी हुकूमत बचा लेंगे और आगे भी उनको सियासी तौर पे फ़ायदा होगा। जहाँ तक ये आर्ग्यूमेंट है कि इमरान खान फ़ौज से लड़ के या कोई शख्स भी फ़ौज से लड़ के किसी जगह पे अपनी मर्ज़ी का आईएसआई चीफ़ लगा देगा, तो उसको उसको सियासी तौर पे बड़ा फ़ायदा होगा। माज़ी में हमने देखा कि ये जो इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये उसी सोच के मालिक हैं जिस सोच के तहत जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को आईएसआई का सरबराह लगाया गया था। आपको याद होगा नवाज़ शरीफ साहब ने उनको सरबराह लगाया था। क्या उन्होंने बचा ली थी नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत? वो तो आईएसआई के सरबराह थे, बाद में उनको आर्मी चीफ बना दिया था नवाज़ शरीफ साहब ने। क्या वो उन्होंने उनकी हुकूमत बचा ली थी? और उससे पहले माज़ी में जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट का तो अक्सर ज़िक्र आता है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी, ख़ास तौर पे जो नौजवान सुन रहे हैं, आप लोग हमारे सीनियर सहाफ़ियों की बड़ी खबरें सुनते होंगे, लेकिन ये पूरी खबरें आपको पीछे की नहीं सुनाते। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक रिटायर्ड जनरल को आईएसआई का हेड लगा दिया था, जनरल कल्लू को। गालिबन शमशेर पूरा उनका नाम है, मुझे पूरा नाम याद नहीं, पर जनरल कल्लू उनका पूरा नाम था और आखिर में सरनेम उनका कल्लू था। तो जनरल कल्लू जो हैं, जब हम लोग स्कूल में होते थे, वो आईएसआई के चीफ लग गए थे। मुझे अभी भी याद है, मैंने अखबार जिस दिन पढ़ी थी और मुझे अभी तक याद है जिस दिन उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी और वो रिटायर्ड जनरल थे। तो वो बेनज़ीर साहिबा ने अपनी मर्ज़ी का लगाया था। तो क्या उ उन्होंने फिर बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत को बचा लिया था?
क्या ज़ियाउद्दीन भट्ट ने नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत को बचा लिया था? तो ये जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना कि इमरान खान इसलिए चाह रहा है कि मेरी मर्ज़ी का आईएसआई चीफ हो ताकि उसकी अपनी हुकूमत बच जाए। भाई आईएसआई के हवाले से जो देवमलाई स्टोरियाँ आपको सुनाते हैं ना कि आईएसआई बड़ी पावरफुल है, स्टेट विद इन स्टेट है। आईएसआई पावरफुल है इसलिए कि वो अपना काम अच्छे तरीके से करती है, जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। लेकिन आईएसआई की पावर क्या है? आईएसआई के पास कोई बंदूकों की पावर तो नहीं है, उसकी पावर वो है कि उसका जो प्रोफेशनलिज्म है। अगर आप आईएसआई के पीछे से आप फौज हटा दें, तो आईएसआई ज़ीरो हो जाती है, उसकी पावर तो पीछे वो फौज ही है ना। उसकी वर्क फोर्स फौज से आती है, वैसे तो उसकी सिविलियन वर्क फोर्स भी उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में है। लेकिन आईएसआई की असल पावर जो है, वो तब तक ही है, जब तक फौज उसके पीछे खड़ी है, जब तक एक 3 स्टार जनरल उसको लीड कर रहा है। और 3 स्टार जनरल भी वो जिसको फौज का एतमाद हासिल है, नहीं तो आईएसआई के आगे मतलब आईएसआई तो फौज की 4 कंपनियों के आगे नहीं खड़ी हो सकती। तो ये जो कुछ लोग तासुर देते हैं ना कि पाकिस्तान्स पावरफुल आईएसआई, पाकिस्तान्स नोटोरियस आईएसआई और वो हुकूमत को चला रही है और ये और वो। भाई उसकी पावर तब तक ही है जब तक वो फौज के साथ खड़ी है। जब तक आर्मी चीफ की बैकिंग उसको हासिल है, जब आर्मी चीफ की बैकिंग ना हो, तो ये ज़ियाउद्दीन साहब जब बने थे आर्मी चीफ, तो एक कप्तान ने आके इनको पकड़ के जो कहा था, चलें सर बहुत हो गया बस, इनफ इज़ इनफ, ठीक है? तो उसकी ताकत तब तक ही है जब तक फौज के उसके पीछे खड़ी है। तो और यही और इमरान खान साहब को इसको बखूबी इदराक है। तो वो जो लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना कि वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए और वो ये और इमरान खान शायद ये समझते हैं कि आईएसआई का चीफ मेरी मर्ज़ी का होगा, तो मैं जो मर्ज़ी करता रहूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें जो मेन इश्यू है, उसमें जो इख्तिलाफ की एक वजह है, मेन इश्यू ये है कि जो अफ़गानिस्तान का मामला है, उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म की ये राय है, उनके कुछ लोगों की ये उनकी टीम के कुछ लोगों की भी ये राय है कि अगर आईएसआई के सरबराह को इस वक़्त चेंज किया गया तो जो अफ़गानिस्तान के मामलात हैं, उनको जिस अच्छे तरीके से जनरल फ़ैज़ हमीद साहब ने देखा और सारी दुनिया ने उसकी तारीफ़ भी की और ये भी फिर हुआ कि हमने देखा कि बहुत सारे ममालिक की खुफिया एजेंसियों के सरबराह बाजमात आए पाकिस्तान फैज़ हमीद साहब के पास कि सर हमें समझाएँ कि अफ़गानिस्तान के अंदर हो रहा क्या है? पूरी दुनिया ने फ़ोन किए, पूरी दुनिया ने राब्ते किए जी कि हमारे लोगों को निकालें वहाँ से। अमेरिका से लेके बर्तानिया, जर्मनी हर किसी ने कहा कि जी हमारे लोग जो वहाँ पे फँसे हुए हैं, उनको निकालें और उसमें जो बेहतरीन किरदार था आईएसआई का, जनरल फैज़ की टीम का, अब उसमें किरदार ये क्या था? किरदार ये था कि उनके पास जो वहाँ की खुफिया मालूमात थी, वो बाकी सबसे बेहतर थी। उनको पता था ग्राउंड रियलिटीज़ का, तो यही उनका प्रोफ़ेशनलिज़्म है, यही उनकी ताकत है। तो इसी के ऊपर वो भरोसा करते हैं। तो इसी वजह से इमरान खान साहब की ख़्वाहिश थी कि वो अभी कुछ अरसा रहें ताकि अफ़गानिस्तान के मामलात को आगे समझाने में, बेहतर तरीके से टैकल करने में वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो एक ये बड़ा इश्यू है और जिस दिन उनका नोटिफ़िकेशन वग़ैरह हुआ, आईएसपीआर की तरफ से खबर आई, उसके बाद आपको पता है कौमी सलामती की कमेटी का इजलास था, तो उसमें भी प्राइम मिनिस्टर की ख़्वाहिश थी ये कि फैज़ हमीद साहब शिरकत करें ताकि कोई इम्पोर्टेंट चीज़ सामने आए, कोई इन्फॉर्मेशन अफ़गानिस्तान के हवाले से हो, तो उनको पता है वो अप टू डेट है। बाकी इसके साथ-साथ जो दूसरी इसमें जो दूसरी चीज़ है कि जो ही ये ताल्लुकात में खराबी की बात हुई, तो वो लोग वो सहाफ़ी और वो दानिश्वर जो 3 सालों से जो रोज़ एक खबर देते थे कि लड़ाई होगी, ये होगा, वो हो गया, एकदम से आपने देखा होगा कि उनके चेहरों के ऊपर रौनकें आ गईं, उनकी ट्वीट्स के अंदर खुशियाँ नज़र आना शुरू हो गईं और वो मतलब रात को 2-2 बजे तक उठ के उन्होंने ट्वीट्स की और वो इतने खुश मतलब इतनी खुशी मैंने नहीं उनकी पहले कभी देखी गुज़िश्ता 3 साल के दौरान उनके जो मुरझाए हुए चेहरे थे, उन चेहरों के ऊपर एकदम से जो रौनक आई, थोड़ी देर के लिए आई पर आई ज़रूर और एकदम से वो कहा कि बस आज 12 अक्टूबर हो गई, आज 18 अक्टूबर हो गई, आज ये हो गया, आज वो हो गया। तो उनकी एकदम से जो अंदर की ख्वाहिशात थी वो और जिसको वो 3 सालों से जिन ख्वाहिशात को वो 3 सालों से खबरें बना के पेश कर रहे थे, तो उन्होंने एकदम से समझा कि हमारी जो ख्वाहिश है आखिर वो खबर बनने जा रही है और फ़ौज और हुकूमत के अंदर लड़ाई होगी और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उनकी ख्वाहिश तो पूरी नहीं हुई लेकिन उनकी जो जिसे आप कह सकते हैं हिपोक्रेसी वो सामने आ गई कि एक तरफ तो आप सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं
और एकदम से जो ही आपने ये कहा कि जी फ़ौज और इमरान खान में ताल्लुकात खराब हुए हैं, तो आप फ़ौरन जाके कहा कि जी हम तो फ़ौज के पीछे खड़े हैं, गलती इमरान खान की है। तो इधर सिविलियन बालादस्ती किधर गई? अच्छा, दूसरी बात ये है, फिर साथ-साथ वो ये कह रहे हैं कि जी फ़ौज के इदारे को मुतनाज़ बना दिया, आईएसआई के ज चीफ की जो पोस्टिंग थी, बड़ी ज़्यादती की, ये कर दिया, इस वज़ीर-ए-आज़म ने वो कर दिया, बड़ा नुकसान कर दिया। भाई, कुछ दिन पहले तो आपका बयानिया ये था कि ये वज़ीर-ए-आज़म कठपुतली है, ये तो सिलेक्टेड है, इसकी तो मर्ज़ी से कुछ होता ही नहीं है। सब कुछ जो है वो जो इसको ऑर्डर आता है, जो पर्ची आती है उसके मुताबिक ये चलता है। तो अब एकदम से ये जो वज़ीर-ए-आज़म है वो इतना पावरफुल कैसे हो गया? ये तो कठपुतली था। तो ये यहाँ पे भी आपका बयानिया एकदम से चेंज हुआ और आपने यू टर्न ले लिया और उस कठपुतली को आपने एक इस किस्म का रोग वज़ीर-ए-आज़म बना दिया कि जो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर रहा है और जिसकी वज़ह से इदारों को नुकसान हो रहा है। बात वही है कि इस सारे एपिसोड के अंदर अगर कोई सबसे ज़्यादा एक्सपोज़ हुआ है तो सिविलियन बालादस्ती वाले, और वो जो कहते थे कि जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कठपुतली है, वो लोग सबसे ज़्यादा एक्सपोज़ हुए। उन्होंने अपनी जिस किस्म की खबरें दी, जिस किस्म की ट्वीट्स की, जिस किस्म के तज्ज़िये दिए, उससे तो ये तासुर एकदम से जो कायम हुआ कि इनका वो जो बयानिया था, वो दरअसल एक शख्सियत तक महदूद था कि हमारी मर्ज़ी की जो शख्सियत है, वो वापस हुकूमत में आ जाए। उसके खिलाफ कोई अगर फ़ौज कुछ करेगी या उसके खिलाफ कोई इदारा कुछ करेगा, तो वो सिविलियन बालादस्ती के खिलाफ बात है। बाकी हमें किसी से और कोई लेना-देना नहीं है भाई। बेसिकली वही है कि हम सीवी लेके बैठे हुए हैं, हमें हुकूमत दो, और चाहे उस हुकूमत को हासिल करने के लिए हमें सिविलियन बालादस्ती का नारा लगाना पड़े, या हम कुछ अरसे के लिए फेक जो है वो जमहूरियत पसंद बन जाएँ। तो उनमें सियासतदानों को तो मैं ब्लेम नहीं करता, इसलिए कि सियासतदान तो हर चीज़ में अपनी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, इसलिए कि बहुत सारे सियासतदानों ने भी ट्वीट्स की। लेकिन जो सहाफ़ी हैं, वो उनको देख के मुझे बड़ी हैरत हुई कि कुछ दिन पहले तक तो ये सारे सिविलियन बालादस्ती के चैंपियन थे, और एकदम से इन्होंने तो मतलब यू टर्न भी बहुत छोटी चीज़ होती है। इन्होंने तो कोई ऐसा टर्न लिया है कि वो मेरी भी समझ में नहीं आया कि एकदम से जो है ये सिविलियन हुकूमत के खिलाफ हो गए और कहा कि जी तमाम बुराइयों की जड़ जो है वो सिविलियन हुकूमत है। लेकिन हकीकत क्या है, वो आपको भी पता है कि जी थोड़े से इस मामले में नए जो डीजीआईएसआई के तैनाती के मामले पे अब जो मर्जी हुकूमती वुज़रा बयान देते रहे, हुकूमत बयान देती रहे, या कहीं और से बयान आता रहे, इसमें कोई शक नहीं है कि ये चीज़ें अच्छे तरीके से हैंडल नहीं की गई, जिसकी वजह से भारत से लेके आलमी सतह तक पाकिस्तान का मज़ाक बना। अगर आईएसआई चीफ के नोटिफ़िकेशन हो चुका था, तो इस मसले को अंदर बैठ के भी हल किया जा सकता था। इस तरह जान के उसको डिले करना, और उसमें भी उन लोगों के कहने के ऊपर डिले करना कि जिनके कहने के ऊपर पहले भी खान साहब के जो करीबी साथी हैं, वो उनको छोड़ के जा चुके हैं। वो जो बाबू है जिसने पहले जहांगीर तरीन को पार्टी से अलहदा करवाया, ठीक है? जहांगीर तरीन को पूरे पाकिस्तान के अंदर और किसी का एहतसाब नहीं हो सका अभी तक। रोज़ वो अदालतों के बाहर खड़े होके आपको वो बुरा-भला कहते हैं, इदारों के ऊपर दुश्मन तराज़ी करते हैं। उनसे आप लोगों ने क्या एहतसाब करवा लिया? लेकिन अपने बाबुओं के कहने के ऊपर वो जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर साँप बन के बैठे हुए हैं लोग, जो है उनके कहने के ऊपर, आपने बाबुओं के कहने के ऊपर पहले जहांगीर तरीन को अपनी पार्टी से नाराज़ करवाया, फिर आपने अलीम खान को भी पार्टी से अलहदा करवा दिया। सियासी तौर पे इन चीज़ों का आपको जमात को नुकसान होगा, खान साहब को। और फिर अब वो खान साहब को मशवरे दे रहे हैं कि जी आपका ये इख्तियार है, इसका ये है, वज़ीर-ए-आज़म का वो इख्तियार है। भई कानूनी तौर पे कहीं पे भी उसमें आइन में नहीं लिखा हुआ ये, लेकिन रवायत यही है कि वज़ीर-ए-आज़म के कहने के ऊपर होता है, तो दोनों तरफ से एहतियात कर दी चाहिए थी। लेकिन अगर कोई चीज़ हुई थी, तो जो लोग ये मशवरे दे रहे हैं कि इसको आप जान के डिले करें और मीडिया में लेके आएँ और अपनी पावर असर्ट करें, वो किसी सूरत में भी ना रियासत पाकिस्तान के दोस्त हैं, ना किसी पाकिस्तान के इदारे के दोस्त हैं, और यकीनन पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के तो वो दोस्त हो ही नहीं सकते। इसलिए कि आप इसको, जिस तरह मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ और बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप बार-बार कहते रहें कि बड़े खुश उसलूबी से ये हल हो गया, बड़े अच्छे तरीके से ये मसला हल हो गया, अब ये हो गया। नहीं, जो ये जो सारी एपिसोड हुई है, इसके दूर रस नताइज होंगे।
इसमें चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं और चीज़ें आगे जाके मज़ीद ख़राब भी हो सकती हैं। इसलिए कि रिलेशनशिप में यही होता है, कोई भी वर्किंग रिलेशनशिप हो, उसमें एक-दूसरे का एतमाद, एक-दूसरे को कवर करना, एक-दूसरे का पर्दा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ख़ुसूसन रियासती अमूर में। यहाँ पे बिल्कुल वाज़ेह है कि पर्दा नहीं रखा गया, जान के एक दू अपनी अना के लिए किसी ने ऐसा मशवरा दिया, आई डोंट नो, चाहे इस तरफ से हुआ या उस तरफ से हुआ, लेकिन चीज़ें खराब ज़रूर हुई हैं, और उसमें अब हम उम्मीद यही करते हैं कि आगे जाके चीज़ें अब बेहतर होंगी। लेकिन जो नुकसान पहुँचना था, वो नुकसान पहुँच गया, आपके मुल्क को भी, आपके इदारों को भी, आपकी हुकूमत को भी। इसलिए कि पूरी दुनिया ने देखा, और उसका जिस तरीके से दुनिया उसको नोट कर रही है, इसलिए कि चीज़ें जब इतने बड़े लेवल पे हों, वो कोई पटवारी की तैनाती तो नहीं है ना ये, और ना ही कोई उस तरह की कोई सियासी तैनाती है। आईएसआई के सरबराह की तैनाती है, और आजकल के दौर में आपको पता है अफ़गानिस्तान के अंदर जो सूरत-ए-हाल है, हर किसी की नज़रें वहाँ पे, तो इससे डेफ़िनेटली किसी का फ़ायदा नहीं हुआ, और पाकिस्तान का तो डेफ़िनेटली नुकसान हुआ है। बहुत बेहतर तरीके से इसको हल किया जा सकता था, लेकिन अगेन मैं बार-बार कहूँगा और फिर कहूँगा कि वो बाबू जिन्होंने पहले आपकी अपनी जमात को अंदर से तोड़ा, आपके अपने लोगों को आपसे दूर करवाया, अब वही बाबू आपको ये मशवरे दे रहे हैं कि जी ये लीगली इसका ये लीगली वो। बेहतर ये हो कि जो सियासी कारकुन टाइप आपके काबीना के अंदर लोग हैं, उनसे मशवरा किया जाए, तो चीज़ें बेहतर होंगी। दूसरी तरफ भी है, जो इदारे हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि जो वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है, उनकी मर्ज़ी के बगैर तो कोई चीज़ नहीं हो सकती, और माज़ी में हमने जिस तरह देखा कि वज़ीर-ए-आज़म के पास तो 3 नाम भी नहीं भेजने की ज़हमत होती थी। अपनी मर्ज़ी से जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब का उन्होंने नाम दिया कि जी इनको लगाएँ, उनको लगाया। उनके पीछे भी यही सोच थी कि मेरी हुकूमत बचा लेंगे ये। कोई भी नहीं आपकी हुकूमत बचा सकता जी। जब तक आपकी हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक चलती है, तो तब तक सब इदारे आपके पीछे खड़े होते हैं। तो नवाज़ शरीफ साहब के जो ज़हन में ये था कि ज़ियाउद्दीन भट्ट मेरी हुकूमत बचाएँगे, ऐसा नहीं हुआ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी अपना रिटायर्ड जनरल लेके आईं, जनरल कल्लू, क्या जनरल कल्लू ने उनकी हुकूमत बचा ली। तो यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म का ये कतई मकसद नहीं था कि वो अपनी हुकूमत को किसी किस्म की तक़वियत देना चाहते थे, इसलिए उनको फ़ैज़ हमीद चाहिए था, या वो उसमें थोड़ा-सा डिले चाहते थे। वो अफ़गानिस्तान के मसले के हवाले से उनका ख़्याल है कि वहाँ पे जो फ़ैज़ हमीद का किरदार है, वो आगे जाके ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन बाकी जो इदारे होते हैं, उनकी अपनी प्रोफ़ेशनल नीड्स भी होती हैं। ये मसला सही तरीके से हल नहीं किया गया। बहुत सारे दोस्त नाराज़ होंगे इसके ऊपर, और कहेंगे कि नहीं जी, वो ये है, वो है। भाई, नो इफ, नो बट्स, चीज़ों को सही तरीके से हल नहीं किया गया, और उसका नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। जब पाकिस्तान का नुकसान होता है, तो पाकिस्तान के इदारों का नुकसान होता है, पाकिस्तान की हुकूमत का नुकसान होता है। लेकिन इस सारी एपिसोड में मैं फिर आखिर में कहूँगा, जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज़ हुआ है, वो तबका है जो सिविलियन बालादस्ती का, और जो कह रहा था कि जी हम सिविलियन जमहूरियत पसंद हैं, और हम सिविलियन बालादस्ती चाहते हैं, और हर सूरत में जो है सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए। उस तबके का जो रवैया था, और उनके चेहरों पे जो खुशियाँ थीं, और उसमें भी मैं सियासतदानों को छोड़ देता हूँ, इसलिए कि वो सियासतदान तो सियासतदान है, वो सियासत करेंगे। मेरी अपनी बिरादरी के जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने उनका जो किरदार था इस सारी एपिसोड के अंदर, और अभी भी जारी है, और वो जो खुशियाँ मना रहे हैं, होगी उनको मायूसी, लेकिन 2-3 दिन जो उनके चेहरे पे रौनक आई, और एकदम से उनकी सिविलियन बालादस्ती और एकदम से उनकी जमहूरियत पसंदी खत्म हो गई, और उन्होंने इस तरह की बातें करने शुरू कर दी कि जी ये गया तो वो गया। उनको मायूसी तो होगी, लेकिन वो ये सब बातें करके एक दफ़ा फिर अपने आप को एक्सपोज़ करके, कोई भी मौका ऐसा नहीं होता कि जब ये हमारे दानिश्वर सहाफ़ी दोस्त जो हैं, दुनिया भर का जो जिसे कह सकते हैं बुराइयाँ, वो कहीं और पड़ियों उठा के उन्होंने अपने ऊपर ज़रूर मलनी होती हैं, और हर एपिसोड के अंदर अपनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई ज़रूर करवानी होती है, और इस एपिसोड के अंदर भी उन्होंने करवाई, और अभी भी करवा रहे हैं, और आने वाले कुछ दिनों तक भी करवाते रहेंगे। लेकिन जो उनकी ख्वाहिश है कि हुकूमत चली जाएगी और बड़ी कोई सीरियस लड़ाई हो जाएगी, वो ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं होगी। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया।